अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करते हैं फैज़ाबाद धरने के सिलसिले में जो इंक्वायरी कमीशन कायम की गई थी, उसने बिल आखिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है तैयार करके। और ये जो रिपोर्ट है, ये कहा तो जा रहा है कि बुनियादी तौर पर 243 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस पूरी रिपोर्ट को जो खुसूसी नुमाइंदगान हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने देखा भी है, चीज़ें रिपोर्ट भी की जा रही हैं। और इसका जो ब्रीफ है, यानी पूरी रिपोर्ट का निचोड़, अहम इसकी सिफारिशात, बातें और चीदा चीदा निकात, वो एक ब्रीफ के तौर पर तैयार किए गए हैं और वो काफ़ी मीडिया आउटलेट्स को दस्तयाब भी है। उसी का ज़रा जायज़ा लेते हैं। और ये जो सारी की सारी रिपोर्ट में सिफारिशात की गई हैं, जो बातें सामने आई हैं, उनके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बात जो इस रिपोर्ट में बताई गई है वो ये है कि फैज़ हमीद, जो कि उस वक्त DGC थे, हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में उनको देखा भी, जिसमें वो जो धरने में बैठे हुए लोग थे उनमें पैसे तकसीम कर रहे थे, उनको जी इंक्वायरी कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है। और ये कहा गया है कि फैज़ हमीद ने उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ की इजाज़त से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर मसालहत कार के तौर पर जो मुआहिदा हुआ था उसको निगोशिएट किया और फिर उसके ऊपर दस्तखत किए। ये भी कहा गया है कि उस वक्त के PM शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, जाहिद हामिद, शहबाज शरीफ और उस वक्त के IB चीफ आफ्ताब सुल्तान सबसे मार्च की सहूलतकारी में एजेंसीज़ के किरदार का पूछा गया और सब ने नफ़ी में जवाब दिया। कहा कि रियासत के किसी ऑर्गन या किसी शख्स का मार्च की ऑर्गेनाइजेशन या फैसिलिटेशन में कोई किरदार नहीं था। फिर उसके बाद ये भी कहा गया हुकूमत के किरदार से मुतालिक, खासकर पंजाब हुकूमत के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है, क्योंकि वहाँ से मार्च चला और फिर इस्लामाबाद आकर धरना दे दिया गया। तो कहा गया है कि मार्च को रोकने में उस वक्त की पंजाब हुकूमत बुनियादी तौर पर नाकाम रही। उनका किरदार, उसमें बहुत सारी खामियां और कमियों की निशानदही भी की गई है। और फिर कहा गया है कि वैसे तो बुनियादी तौर पर देखा गया कि जो वफाकी हुकूमत है, उसने इनिशियली कहा कि पंजाब हुकूमत इस मामले को रोके, हैंडल करे, लेकिन बाद में फ़ैसला साजी में उनकी भी कहीं ना कहीं, यानी वफाकी हुकूमत की भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी नज़र आई। रेकमेंड ये भी किया गया है कि होलिस्टिक एक अप्रोच होनी चाहिए। जो रिलीजियस मिलिटेंसी है, मज़हब की बुनियाद पर जो तशद्दुद या मिलिटेंसी होती है, उसको रोकने के लिए एक मरबूत मुरव्वजा पॉलिसी बनाने की और इसके सद्देबाब और तदारुक के लिए सोचने की बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं, सिफारिशात की गई हैं। नेशनल एक्शन प्लान में भी कुछ एडिशंस करने की बात की गई है और साथ ही साथ पेमरा में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स बनाने की बात भी की गई है। तो सब कुछ डिस्कस करते हैं। सवाल इसके लिए कुछ यूँ कि क्या फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से हमारे तज्ज़ियाकार मुतमईन हैं या क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं? इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करी हैं रीमा उमर साहबा, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। आपको इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा? यही इंटरेस्टिंग है मैडम शेख कि क्लीन चिट दी है एक सिविलियन गवर्नमेंट ने जनरल फैज़ हमीद को, और यही होना था, यही हकीकत थी। वो जो शेर गुनगुनाया करते थे ना, काबिल इज़्ज़त मोहतरम फ़ायज़ ईसा काजी आएंगे, फैज़ हमीद एंड कंपनी को लग पते जाएंगे। अब इंक्वायरी आ गई है, इंक्वायरी हो गई है, रिपोर्ट आ गई है। इंक्वायरी कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। वाह! तब के DGISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। वाह! फैज़ हमीद के दस्तखतों पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफ़ाक़ किया था। वाह! सिविलियन मामले में सिविलियन ही अच्छे लगते हैं। वाह! एक शेर अर्ज़ है मैडम शेख, शेर सुनिए। सखर का पुल, जेलम का दरिया, दोनों हो गए चोरी, माल गोदाम से ले गई च्यूंटी गंदम की एक बोरी। अब असल मामला छोड़कर उन यार लोगों से पूछना है जो प्याली में तूफान बर्पा कर रखा था, जिन्होंने असल मामला छोड़कर उन यार लोगों का हाल अहवाल लेना है जिन्होंने बात का बतंगड़ बना रखा था। असल मामला छोड़कर उन यार लोगों से पूछना है जिन्होंने राई का पहाड़ बना रखा था। सूरत हाल क्या थी मैडम शेख? कौमी असम्बली में एक हलफनामे में तब्दीली हुई, तरमीम हुई। उसके फ़ौरन बाद इhtजाज शुरू हुआ, हुकूमत गायब। पंजाब में हिलजुल हुई, हुकूमत गायब। मजहबी जमातों के जलसे जलूस, तकरीरें, बयानात हुई, हुकूमत गायब। धरने का ऐलान हुआ एक मजहबी जमात की तरफ से, हुकूमत गायब।
और लाहौर से पिंडी इस फैज़ाबाद तक लोग पहुंच गए, हुकूमत गायब। और सूरत हाल क्या थी मैडम शेख कि पंजाब हुकूमत ने कहा, रिकॉर्ड पे है ये बात, पंजाब हुकूमत ने जब वहाँ धरने इhtजाज होना शुरू हुए तो पंजाब हुकूमत में भी पंजाब पर भी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और मरकज़ में भी शाहिद खाकन अब्बासी थे। तो पंजाब हुकूमत ने कहा कि साडा तो कसूर ही कोई नहीं, तुसी जाओ उधर जाके इhtजाज करो, इस्लामाबाद जिन्होंने ये किया है आप वहाँ जाएं। फिर वहाँ से वो चले और यहाँ आकर बैठ गए। और तरमीम पे किसी ने बात ना की, ये यार लोग जो उस वक़्त चढ़े हुए थे, तरमीम पर किसी ने बात ना की। पैमरा को बाईपास करके सारे चैनल बंद करवा दिए थे शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने, सारे टीवी चैनल, किसी ने बात ना की। पंजाब हुकूमत का कहना कि आप वहाँ चले जाएं, किसी ने बात ना की। लाहौर से फैज़ाबाद तक, फिर रावलपिंडी तक मुकम्मल खामोशी रही, किसी ने बात ना की। और फिर उसके बाद हुआ ये कि ये सारी सिविलियन गवर्नमेंट भागी भागी पहुंची आर्मी चीफ के पास। आधे आप पारा पहुंचे, आधे आर्मी चीफ के पास पहुंचे, लुटे गए, उजड़ गए, मारे गए, हमारी मदद करें। वो हमारी गारंटी नहीं मांगते, हम पर एतबार नहीं कर रहे, आप इसमें शामिल हों। आर्मी चीफ ने और DGISI ने जनरल फैज़ हमीद को कहा, जनरल फैज़ हमीद वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा जी ज़ामन आप बने तो तब हम यहाँ से कॉल ऑफ करेंगे धरना। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं ज़ामन बन जाता हूँ। उसके बाद एक सूरत हाल आई कि नहीं इनके दस्तखत भी होने चाहिए। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने फिर हुकूमत से रब्ता किया कि ये तो हमारे दस्तखत भी चाहते हैं और ज़मानत भी चाहते हैं। और उन्होंने कहा जी बिल्कुल करें, आप जमानत दें, हम आपके पीछे खड़े हैं। और उसके बाद दस्तखत हुए उसी कागज पे जिस पे फैज़ हमीद के थे। अगर कोई इतना बड़ा कारनामा था या इतनी बड़ी अनहोनी हो गई थी तो एहसन इकबाल साहब के दस्तखत क्यों थे? वो तो उस वक्त के वजीर दाखिला थे, वो तो उस वक्त सिविलियन सेटअप की सरबराही कर रहे थे। तो खैर से ये सारे 3 मरतबा गए आर्मी चीफ के पास कि हमारी जान छुड़ाएं, लेकिन चूंकि उस वक्त चला हुआ था, हाय फैज़ हमीद के मुआहदे पर दस्तखत आ गए। अगला एहसन इकबाल के भूल गए कि साथ कोई आधी इंच के बाद उनके दस्तखत हैं। हाय एक फौजी अफसर पैसे बांट रहा है, वो DG रेंजर पंजाब था, वो निकलने लगा वहाँ से जब ये ज़मानत देकर, तो उन्होंने कहा कि साढ़े कुल तो किराया ही कोई नहीं। उसकी जेब में जो थे वो उसने कहते हैं पता नहीं 8,000 के 10,000 थे, मैंने 500 सारों में दे दिए। अच्छा, फिर उसके बाद इस धरने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, फौज उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पीछे थी, मदद मांग रही थी, फौज उस वक्त तारीफ़ें कर रही थी। फौज उस वक्त की हुकूमत के बयानात देखें, वो फौज को सलूट ठोक रही थी कि बड़ी मेहरबानी, आपने मेहरबानी हम पे की और इस धरने को कॉल ऑफ किया। अच्छा, ठीक है। तो यही होना था, यही हकीकत थी, लेकिन बस हमारे यहाँ है और ऐसे ही है और चलेगा। अब आ गए हैं फाइज काजी साहब, हो गया मामला सेटल। अब हुण पूछना था, हुण आराम जे, हुण ठंड पै गई जे। ये जो भट्टी साहब ने कहा है, सलीम साफ़ी साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, अमलन पाकिस्तान में रोज़ यही कुछ होता है, लेकिन चूँकि उधर सबूत नहीं पीछे चले जाते तहरीरी शक्ल में, तो इसलिए उसका तस्करा नहीं होता। इसमें चूँकि जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत की सूरत में सबूत सामने आ गई थी, इसलिए उस पर वो रोला बन गया। वरना तो एक और मुआहिदा भी TLP ही के साथ हुआ है। जब इमरान खान की हुकूमत में TLP आई हुई थी और उनको जेलम के करीब रोक दिया गया था, तो उस वक़्त उनके साथ, और वो मुआहिदा भी आज तक पब्लिक नहीं किया गया है। उसमें भी बुनियादी किरदार जनरल फैज़ हमीद का था और जनरल फैज़ हमीद उस वक़्त DGISI थे, लेकिन वो इसलिए इशू बन गया कि उसमें उनके दस्तखत थे। अब दस्तखत के हद तक ये बात तो दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत ने उनसे दरख्वास्त की थी कि आएँ ये धरना ख़त्म करा दें, और जनरल बाजवा ने एक मरतबा 50-60 सहाफ़ियों के सामने ये कहा था कि मुझसे वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त की या मुझसे कहा कि आप इसको ख़त्म करा दें। उस वक़्त वो मुल्क से बाहर थे, तो वो कह रहे थे कि मैंने जनरल फैज़ हमीद से कहा कि आप इसमें जो रोल प्ले कर सकते हैं, वफाकी हुकूमत कह रही तो आप कर लें। तो वो कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद मुझे व्हाट्सएप पे जब उसकी कापी आई तो उस पर फैज़ हमीद के दस्तखत भी थे। तो कहते हैं, मैंने कहा कि ये आपने क्या कर दिया? तो कह रहे थे कि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप गारंटर बन जाएं। अब जब ये लोग कहते हैं
वैसे तो उसूली तौर पर भी DGC DGI के मातहत होते हैं, DGI वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं। तो अगर एक काम हाई कमांड के मशवरे पे हुआ है तो फिर तो हम उसको इलीगल नहीं कह सकते या उस बंदे को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हाँ, अगर उसने आज ख़ुद किया है अपने कमांड को बाईपास करके तो फिर वो जुर्म करार पाता है। यहाँ पे मेरे ख़्याल में उनके हाई कमांड ने उनको डिसओन नहीं किया है, न जनरल बाजवा ने डिसओन किया है, न DGI ने डिसओन किया है, और न वज़ीर आज़म ने अभी खुले अल्फाज में कहा है उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम हुआ था। तो इसलिए जनरल फैज़ को मेरे ख़्याल में मुरीद इल्ज़ाम ठहराना चूँकि नाम आ गया था तो इसलिए इशू बन गया। फिर इसी तरह के फ़ैसले और भी हमारी अदालतों ने दिए होंगे, लेकिन इस फ़ैसले की चूँकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को सज़ा दे दी गई तो इसलिए इस फ़ैसले को भी लोगों ने ज़िंदा रखा और ये अंडर डिस्कशन रहा। लेकिन एक हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम एक जुज़ को पकड़ लेते हैं और उस जुज़ के पीछे सारे पड़े होते हैं। हालांकि अब वो जो फ़ैसला था उस फ़ैसले में बहुत सारी और चीज़ें भी थी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले में उसमें जलसों से मुतालिक कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात थी, उसमें मीडिया की भी बात थी। अब हमने बाकी सब चीज़ों को बुला दिया है और एक जनरल फैज़ के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन जनरल फैज़ के मामले का भी आखिर में यही कुछ होना था जो अभी। बट सर एक चीज़ थी ना उसमें, ये बड़ा बुनियादी नुक्ता और जो ज़रूरी था इंक्वायरी कमीशन का ढूंढना कि वजह क्या दरअसल बनी और मुहर्रकात क्या थे पीछे। क्या कोई फैसिलिटेटर था जिसने पूरी की पूरी मार्च ऑर्गेनाइज की? क्या कोई फंडिंग कहाँ से हो रही थी? क्या इलीगल कोई फंडिंग आ रही थी? क्या आपके ख्याल में जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ें एड्रेस की गई हैं? नहीं, देखिए मैंने तो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। अच्छा, ठीक है। पूरी रिपोर्ट के उसमें क्या है क्या नहीं है, अब उसको भी हम प्रीमेच्योरली वो कर रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट अभी शुरू में भट्टी साहब ने कहा कि हुकूमत ने ये कर दिया, तो अभी तक तो रिपोर्ट से हुकूमत का बराह रास्त कोई वास्ता नहीं है क्योंकि कमीशन बनाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत को रिपोर्ट उसने पेश की है जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं हुई है। तो हम नहीं कह सकते कि हतमी रिपोर्ट क्या है और उसमें क्या उसके मंदरजात हैं। और अभी पब्लिक भी नहीं हुई है, ये तो सोर्सेज से जो उसका एक ब्रीफ मिला है वो मिला है, कुछ रिपोर्टर्स ने देखी है, मैंने डिस्क्लेमर भी दिया शुरू में। अच्छा, एक जुमला है कि पंजाब हुकूमत ने वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ना की और कुछ भी ना किया, और शहबाज हुकूमत का भी इसमें यानी मरकज मतलब वफाक हुकूमत का भी इसमें लिखा हुआ है, शहबाज हुकूमत का और वफाक हुकूमत का, और ये डिटेल आएगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है ना कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार करार है, तो अब उसको सजा दो। कौन था जिम्मेदार? देखिए फैज़ हमीद को आप इसमें मुजरिम करार नहीं दिलवा सकते, जो कॉमन सेंस की बात है। एक तो उसकी वजह ये है कि उनके साथ उस पर वज़रा के दस्तखत भी हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि वफाकी हुकूमत या वज़ीर आज़म ने कभी ये नहीं कहा कि वो ये दस्तखत उन्होंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया। और मैंने आपको बताया कि जनरल बाजवा ने वो ऑफ द रिकॉर्ड नशिस्त थी, लेकिन 50-60 सहाफ़ियों की मौजूदगी में ये कहा था कि मुझे वज़ीर आज़म ने कहा और मैंने उनसे कह दिया कि आप जाके इसको ख़त्म करने में कोई किरदार अदा करें। अब ये हुकूमत ने उनसे क्यों कहा नहीं, हुकूमत ने उनसे क्यों कहा? क्या इस बुनियाद पे कहा कि हुकूमत को ये शक था कि धरने के पीछे ये लोग हैं इसलिए कहा, या फिर इसलिए कहा कि एक बहरान था और इस्लामाबाद सील हो गया था और उसमें जो TLP के लोग थे वो हुकूमत से बात नहीं करना चाह रहे थे, मामला हल नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उनसे कहा? ये अब वो जानते हैं और अल्लाह जानता है। सर वैसे इस रिपोर्ट में जो ब्रीफ हमारे सामने है अभी तक, उसमें ये रिपोर्ट भी हुआ है, बाकायदा मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर किए गए हैं 22 नवंबर की, जब ये सारा का सारा मामला या इजाज़त दी शाहिद खान अब्बासी ने और बोला कि आप हमारी मदद करें इसमें। खैर रीमा, आपकी मैं राय जानना चाहूँगी, जो TORs अदालत ने दिए थे, जो सवाल उठाए गए थे इस इंक्वायरी कमीशन के सामने रखे थे कि उनके जवाबात ढूंढे जाएं, क्या अभी तक जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है हमारे सामने उसमें उनको एड्रेस किया गया और कितनी अच्छी तरह से किया गया है?
जी शुक्रिया लीना। अगेन मैं भी ये डिस्क्लेमर ऐड करना चाहती हूँ, मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी और मुझे नहीं मालूम ये जो ब्रीफ सर्कुलेट हो रही है ये किसने लिखी है और ये कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो शायद हमारा एनालिसिस जो है वो एक्यूरेट ना हो। लेकिन बेस्ड ऑन द ब्रीफ जो अभी तक डिस्कशन हुई है शो में, मैं उससे मुख्तलिफ देखती हूँ इस रिपोर्ट को भी और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको भी। पहली चीज़ ये है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है उसने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है उसको एविडेंस चाहिए, और अब ये मामला 7-8 साल पुराना है। अब एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है कि आप किसी पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सको। इसलिए मेरी ये राय रही है, बहुत से ऐसे मामलात में जो पाकिस्तान में हमें मालूम है जिसका एविडेंस नहीं होता और जिसमें किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है बहुत सी वजूहात की बुनियाद पे, उसमें हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की फैज़ाबाद धरना जजमेंट है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। उसमें जिस तरह इशूज़ को फ्रेम किया गया है मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल दुरुस्त फ्रेमिंग है। क्योंकि अलीना, ये जो TLP है ये खुद से ऑर्गेनिकली मूवमेंट तो नहीं बनी, और इन्होंने जिस तरह के इश्यूज चूज किए, जिस पे इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, जिस तरह उन्होंने धरना किया, जिस वक्त पे किया, जिस कॉन्टेक्स्ट में किया, ये सब कोइंसिडेंटल नहीं है। जो भी पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ है वो ये जानता है, समझता है कि इस तरह की मूवमेंट्स को पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और अब अगर आप इसमें ये देखेंगे कि आपने क्रिमिनली किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है या किसको सजा देनी है, आपको एविडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको एक पॉलिटिकल, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा ख्याल है बहुत सा एविडेंस हमें मिल जाएगा। अब 2017 से लेके 2018 जब ये जजमेंट आई, इसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या बातें हुई, जब जजमेंट आ गई उसके बाद किसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, अगर आप इस सब को देखेंगे आपको मेरा ख्याल है पूरी कहानी मिल जाएगी। और इसमें क्या अहम बात है, सिर्फ ये नहीं है कि मुआहदे पे किसने दस्तखत किया, ये भी अहम बात है कि उस वक्त मीडिया को किस तरह मैनिपुलेट किया गया। क्या ये कोइंसिडेंस था कि मीडिया पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो रही थी, नफरत अंगेज स्पीचेस, नफरत अंगेज इंटरव्यूज दिखाए जा रहे थे। हम भूल रहे हैं कि अफसार आलम साहब ने, जो उस वक्त पेमरा के चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी अदालत के सामने ये बात की कि उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की तरफ, उन्होंने मेरा ख्याल है जनरल फैज का नाम भी लिया, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी। तो मुझे नहीं मालूम इस कमीशन ने क्या अफसार आलम साहब से बात की, क्योंकि ये सिर्फ मुआहिदे की हद तक ये सिचुएशन नहीं थी, इसकी एक लंबा टाइम पीरियड था, उसमें मीडिया का बहुत अहम रोल था। उसमें तो हमें नजर आता है, क्या अलीना, जियो और डॉन की बात फैजाबाद धरना जजमेंट में है कि उनके चैनल्स के नंबर्स क्यों पीछे कर दिए गए, उनको सेंसरशिप क्यों हुई। अब ये क्या हुकूमत ने करवाई थी उस वक्त उन चैनल्स के खिलाफ जो हुकूमत के हक में एक मौकफ ले रहे थे और जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे थे उनके खिलाफ मौकफ ले रहे थे? क्या हुकूमत ये करवा सकती है? आप खुद सोचिए। इसके अलावा फैजाबाद धरना जजमेंट जो है, अगेन वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें इंटेलिजेंस के रोल पे डिटेल बात की गई है, उसको भी हमें पढ़ने की जरूरत है। अब वो क्योंकि 184(3) जुरिस्डिक्शन में जजमेंट दी गई है, उसमें उस तरह की एविडेंस की अदालत को जरूरत नहीं है कि जो आपने क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस करनी है। और उसमें साफ साफ लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अपना रोल एक मैंडेट के हिसाब से निभाएं। वो मैंडेट जो है वो कानून में दिया जाना चाहिए और हुकूमत को कहा गया है कि वो इनिशिएट करें इस तरह की कानून साजी। और ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्हें किसी एक सियासी जमात के स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, उनके हक में या उनको फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। ये भी उस जजमेंट में क्लियरली लिखा गया है। इसके अलावा अलीना और भी दिखाया गया है कि किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट करने के लिए ये जो मूवमेंट है जिसने मजहब को इस्तेमाल करके, एक्सप्लॉइट करके एक सियासी जमात के बेनिफिट के लिए और एक सियासी जमात के खिलाफ ये इस्तेमाल हुआ। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। इसको अगर आप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉ एंड ऑर्डर इशू बना देंगे कि किसने किसकी जिम्मेदारी थी, किसने धरने को डिस्पर्स नहीं किया या किसने लोगों को इकट्ठा करने में कुछ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया, रोल पे ये बहुत ही एक महदूद और एक हाफ ट्रूथ आपको मिलेगी। मैं नहीं कह रही इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन पूरी एक मूवमेंट किस तरह शुरू हुई, एक उनको किस तरह, जो आपने भी बात की और जो फैजाबाद धरना जजमेंट में भी है, फंडिंग कहाँ से आई, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, मीडिया का रोल, उसके अलावा जो उस वक्त जो बयानात आ रहे थे, हम सब सुन रहे थे
कि किस तरह की बातचीत हो रही है। फैजाबाद धरना जजमेंट में बाद में जो आपके डीजी ISPR हैं उनको भी कोट किया गया कि किस तरह वो एक हुकूमत के हक में बयानात दे रहे थे। और अलीना फाइनली लास्ट पॉइंट, अगर ये सब कुछ सिर्फ हुकूमत के बारे में ही था और इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं था, तो मुझे बताइए काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रिप्राइजल्स क्यों हुए, उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों बनाया गया? अगर ये इतने मासूमाना सी बात थी, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कौन था उस रेफरेंस के पीछे? अब तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि उसके पीछे कोई और थे, तो उन्होंने क्यों ये किया, उसका मकसद क्या है? तो मेरी नजर में अगर आप सिर्फ क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से देखेंगे, शायद ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि अगेन आपने अगर किसी को सजा दिलवानी है, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस वक्त को समझने के लिए कि कौन से प्लेयर्स किसके साथ अलाइन थे, किसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको समझना है, तो मेरा नहीं ख्याल ये रिपोर्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट आपका फैजाबाद धरना जजमेंट होनी चाहिए। लेकिन रीमा, फिर इस इंक्वायरी कमीशन से हम एक्सपेक्टेशन हमारी यही थी कि शायद हमें कुछ मिलेगा, प्रोब होगी जिसकी बुनियाद पर शायद इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले और इस तरह की जो धरने, मार्चेस या इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करने, पॉलिटिकली इस्तेमाल करने वालों को कुछ सजा मिल सकेगी। तो क्या अब ये नहीं हो सकता? ये एक्सपेक्टेशंस मेरा ख्याल है अनरियलिस्टिक थी। अच्छा। हम जिस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करते हैं, हमें समझना चाहिए किस तरह की कमीशंस की होती हैं लिमिटेशंस। क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी बहुत मुश्किल है। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होने देती अपने ऑफिशियल्स की, चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग हो। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मेरी तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन अगेन जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी वैल्यू ज्यादा है। वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कमीशन की ये जो रिपोर्ट है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बना है, मैं इसको उसके नीचे प्लेस करती हूँ। तो मेरा अगेन स्टार्टिंग पॉइंट जजमेंट। ऑफ कोर्स, लेकिन अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो आगे इसके ऊपर क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम मजीद बात करते हैं। उमर चीमा साहब की राय भी हमने लेनी है, बट एक छोटी सी ब्रेक लेनी है पहले, उसके बाद वापस आते हैं। फैजाबाद धरने पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के जो चीता निकात सामने आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे तजियाकारों की क्या राय है, क्या वो मुतमईन भी हैं गाइडलाइंस जो दी गई थी कमीशन को इंक्वायरी के लिए उससे या नहीं? उमर, आपकी क्या राय है? क्या इसमें बुनियादी तौर पर कुछ हम हासिल वसूल कर पाए हैं? देखिए, हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी और वो अनरियलिस्टिक थी। एक तो ये है कि जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होता है ना, इसने एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करनी होती। ये एक डायरेक्शन तय कर सकता है कि आपने आगे किस तरह चलना है, किन लाइंस पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई। अब उनके लिए जो स्टेटमेंट देने वाले हैं उनके लिए भी चैलेंज है कि वो उसमें क्या बातें बताएंगे। क्या उसमें होना तो ये भी चाहिए था कि उनसे पूछा जाता कि शाहिद हकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने अच्छा किया। पहली बात तो ये है कि उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने जिम्मेदारी ली एज अ प्राइम मिनिस्टर। होता यह है कि लोग फैसले भी करते हैं और साथ रोते भी हैं जी कि अब और मैं क्या करता। उन्होंने जिम्मेदारी लिया, उन्होंने कहा जी कि मैं जो फैसला हुआ या जो भी हुआ यानी कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन उन्होंने साथ जनरल फैज को ये टास्क क्यों दिया, उसका भी तो एक पस मंजर है ना कि उन्हें लगा होगा, या जिस तरह रीमा बात कर रही थी कि यानी कि एक हमारी हिस्ट्री है कि कोई चीजें हैं कि जो हमें नजर नहीं आ रही होती, यानी कि चीजें इतनी भी सादा नहीं है कि जितनी हम तसव्वुर करते हैं या जितनी हमें एक कमीशन रिपोर्ट में नजर आती हैं। अब कमीशन रिपोर्ट ने अगर आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं वो कोई एविडेंस नहीं पेश कर सकते तो वो उधर क्या बताएंगे? वो कहेंगे जी कि मेरे नॉलेज में तो नहीं है। या अगर शाहिद हकान अब्बासी हैं, उन्होंने तो वही बात करनी है कि जो उनसे हुई। अब उनको और भी कई बातें अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं लेकिन उसको वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे। अब जो एहसन इकबाल साहब हैं, एहसन इकबाल साहब तो मुखालिफ थे। एहसन इकबाल इस चीज के मुखालिफ थे कि जनरल फैज जो हैं जाकर वो सिग्नेटरी बने। बेसिकली जनरल फैज जो हैं वो एहसन इकबाल के पास आए जी कि वो कहते हैं कि आप साइन करें। एहसन इकबाल ने कहा जी कि आपको नहीं करना चाहिए। इधर से मामला जो है आगे शाहिद हकान अब्बासी साहब के पास गया। शाहिद हकान साहब जो हैं और जो जनरल बाजवा साहब हैं ये उस टाइम दोनों सऊदी अरब में थे।
जब इनको कंसल्ट किया गया। अब उनको भी ये था कि वो शायद खान सोच रहे होंगे कि इतनी देर हो गई है, 20 दिन हो गए थे, तो ये मामला की खत्म होना चाहिए। अच्छा, वो शाहिद खान जो है वो तो इस चीज के मुखालिफ थे कि हमारे वजीर को रिजाइन करना चाहिए। जो शहबाज शरीफ है वो कह रहे थे कि रिजाइन कर दें, इनके अब जो है और को हल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर ये सवाल ये होता है कि जो जनरल फैज हैं वो इतना क्यों फुर्ती दिखा रहे थे कि वो एहसन इकबाल के पास आए जी कि वो मुझे कह रहे हैं कि आप भी सिग्नेटरी बने। जनरल फैज उनको भी कह सकते थे कि आप मुझे एम्बेरस ना करवाएं, आप मुझे सिग्नेटरी ना बनवाएं, वो गवर्नमेंट है, वो कर रहे हैं, हम आपको ये गारंटी कर सकते हैं कि जो वो वादा कर रहे हैं, जिस अंदाज में भी कर रहे हैं, बेशक दबाव में आकर कर रहे हैं, तो हम उस पर अमल दरामद के हवाले से कोई आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। अदरवाइज जो है वो साइन करने से कोई सूरत डिफरेंट तो नहीं होती। होता यही है कि एक बंदा एक जगह पर कोई बयान दे देता है, आगे उसके अंडर फोर्स है, उसको कोई किसी और काम पर लगा देता है। और अगर वाकई वो इस तरह से थे, जनरल फैज जो है वो पॉलिटिकली इतने नाइव थे या उन्हें कोई चीजें नजर नहीं आ रही थी, तो फिर वो जो अबसार आलम साहब हैं जो अपना बयान दे रहे हैं उसका कमीशन इन्होंने रिपोर्ट में अपना जिक्र नहीं किया। हालांकि अबसार आलम जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो कमीशन के पास जाकर रिकॉर्ड कराई है। एक तरफ तो हर बंदे ने अपना अपना तजर्बा बयान किया है ना, तो अबसार साहब जो है उन्होंने भी अपना तजर्बा बयान किया है कि मेरे पास कौन आया या मैं क्या कर रहा था और मेरे से रब्ता किसने किया। मैंने अगर चैनल को बंद किया कि वो इतनी इश्तियाल अंगेजी कर रहे थे, तो उस दौरान मुझे जनरल फैज ने कॉल की, अगर उनको कॉल की तो फिर कमीशन को पूछना चाहिए था। तो सिर्फ ये और ये बात जो है हमारे तक पहुंची है, अभी मैंने भी वो ब्रीफ देखा है। बेसिकली तो रिपोर्ट बड़ी है, वो जो रिपोर्ट है 200 कोई 250 से ज्यादा सफात पर मुश्तमल है, वो अब चली गई है, वो दफन हो गई है इन अ सेंस। अब ये है कि मुझे लगता है कि अगर वो पब्लिक होगी तो एक ही सूरत मुमकिन है कि उसको सुप्रीम कोर्ट पब्लिक कर दे, काजी फायदी साहब पब्लिक कर दे। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने तो अब जो है उसके लिए कबर निकालनी है और उधर उन्होंने रिपोर्ट जो है उसको दफन कर देना है, वो तो उसमें चीज नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि उसमें कमीशन को मैं अलबत्ता आई एम क्यूरियस, इस बारे में मैं मुतजस्सिस हूं कि जो अबसार आलम साहब की स्टेटमेंट है उसको कमीशन ने किस तरह डील किया। वो चाहे एक तरफ 10 बंदे बयान दे रहे हैं, वो अपना अपना तजर्बा बयान कर रहे हैं, एक तरफ एक बंदा कहता है जी कि इनको तो नहीं पता होगा लेकिन मुझे तो आगे जनरल फैज ये बातें कर रहे थे, तो उसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए। एक और चीज, इस रिपोर्ट में एक बात की गई है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए। अब ये बात फर्स्ट टाइम नहीं हो रही, ये बार बार बात हो रही है। हमारे इतने कमीशन बने हैं जिधर एजेंसीज जो है उन पर भी इल्जाम आता है और हर दफा ये बात होती है, लेकिन ये बात जो है सिफारिशात से आगे नहीं बढ़ती। अब मैं इधर किसको मुर्द इल्जाम ठहराऊं? ये जो हमारे पॉलिटिशियन विक्टिम बने होते हैं इनको बनाऊं कि जो हर दफा मजलूम बन के निकल जाते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इनको बंदा पूछे कि आप क्यों नहीं करते, आप कमीशन की सिफारिशात पर ही अमल कर लें, एक पर ही अमल कर लें। आपको अगर आप किसी और एजेंसी का नहीं करते, आईबी का ही कोई कानून साजी कर लें, बाकियों की लोग जो है वो मुतालबा करना शुरू हो जाएंगे कि इनके लिए भी कानून होना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि उन एजेंसीज में भी ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि कानून साजी हो ताकि वो किसी फोरम पर जाकर कह सकें कि हमसे किस तरह गैर कानूनी काम लिए जा रहे हैं, हमारे मैंडेट से हमें हटकर क्यों किया जा रहा है। तो इनको भी तो कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। पूरी जिंदगी इसी तरह ये रोने धोने से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा भट्टी साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? एहसन इकबाल साहब मेरी इतला के मुताबिक खिलाफ नहीं थे। अगर खिलाफ थे तो उस वक्त खड़े हो जाते, कम अज़ कम एक तीसरा दर्जे का ईमान ले लेते और कहते कि मैं दस्तखत नहीं करता जिस पे इनके दस्तखत थे। दूसरा, जनरल फैज क्यों फुर्ती दिखा रहे थे? इसलिए दिखा रहे थे कि हुकूमत और आर्मी दोनों ने कहा था कि फुर्तियाँ दिखाएं, जल्दी करें, लुटे गए, उजड़ गए, आगे कुछ आने वाले हैं, टूर्स आने वाले हैं, आगे कोई बाहर के लोग हमारे पास आने वाले हैं। ये क्या तमाशा है कि ये क्या सारे 2 शहर बंद करके बैठे हैं। तीसरी बात कि वो कह देते कि हाँ मैं जामन तो बन जाता हूँ, जनरल फैज हमीद कह देते मैं जामन तो बन जाता हूँ, दस्तखत नहीं करता। जी बिल्कुल कहा था, और लेकिन हुकूमत ने और आर्मी ने कहा कि बिल्कुल कर ले। और फिर उस पर आर्मी ने किसने? DGISI ने।
और फिर उस पर जब चीफ को पता चला व्हाट्सएप पे तो उन्होंने पूछा, फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कहा ओके है। शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान ये भी है कि मैंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को कोई आइन या कानून तोड़ते नहीं देखा। अच्छा, अब आखिरी बात, रोने धोने ख़त्म करें। फैज़ाबाद धरना भी हमारे सामने है, फैज़ाबाद धरना फैसला भी हमारे सामने है, फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट भी हमारे सामने है, मेरे भाई अबसार आलम का बयान भी मेरे सामने है, सब कुछ सामने, और फायज ईसा काजी साहब भी मौजूद हैं, और ये जो लोग उस वक्त हुकूमत में थे वो अब हुकूमत में भी हैं, तो वो, और जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी वो जा चुकी है। तो बिस्मिल्लाह करें, कुछ करें कि खाली सिर्फ हवाई बातें ही करनी है और हवाई फायरिंग करनी है, फ्रेंडली फायरिंग करनी है, तो उससे बेहतर है अब कुछ करें। इसके बाद फायज ईसा काजी साहब मोहतरमी एक जुडिशल कमीशन बनाएं और हमेशा के लिए इसको भी फिक्स करें। अच्छा। और आगे मामले भी फिक्स करें। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है जी? एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद मजीद बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट अब सबमिट करवा दी गई है, इसकी रोशनी में आगे का लाहेअमल क्या हो सकता है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक जी। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। रीमा, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, थोड़ा हमें अब ये समझाइएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये जाएगी, इसके ऊपर क्या मुमकिन एक्शन हो सकता है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या ये भी ऑप्शन है कि मुकम्मल तौर पर इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए और एक और इंक्वायरी बिठा दी जाए? मुश्किल होगा ये। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट सवाल ज़रूर उठा सकती है जो इस रिपोर्ट में जो एनालिसिस दिया गया है या जो फैक्ट फाइंडिंग की गई है, लेकिन मुझे अगेन ये कोर्ट की 184(3) जुरिस्डिक्शन में अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर रही है तो उनके पास दायरा कार काफ़ी वसी होता है। सो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह देखती है। मेरी राय में लेकिन अलीना, मेरे लिए फैज़ाबाद धरना जजमेंट इन इटसेल्फ एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है और वो इन इटसेल्फ मेरे लिए काफ़ी है। सो मेरे लिए ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनना और इसकी जो तहकीकात हैं, मेरी ज़्यादा तवक्कुआत इस कमीशन से नहीं थी। अगर आप इनकी रिकमेंडेशंस भी देखें, ज़्यादातर वही रिकमेंडेशंस हैं जो फैज़ाबाद धरना जजमेंट में ऑलरेडी दी गई हैं, तो कुछ ज़्यादा एज सच ये ऐड नहीं करती। इंटेलिजेंस का रोल ऑफ कोर्स बहुत एक अहम चीज़ है, उस पर सब बात करते हैं, लेकिन मज़ीद और चीज़ें हैं जिस पे शायद इस रिपोर्ट की जो तजावीज़ हैं उस पर हुकूमत अमल दरामद कर ले। लेट्स सी। अगेन मेरे पास कोई आई डोंट नो कि क्या डायरेक्शन लेगी अब ये रिपोर्ट जब भी सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। दूसरी चीज़ अलीना, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर कानून साजी की बात है, ये जब ये 6 जजेस का जो लेटर का इशू था उस पर सुप्रीम कोर्ट की जब मीटिंग हुई चीफ जस्टिस साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो जो स्टेटमेंट हमारे सामने आई उसमें ये लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अश्योरेंस दी है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो रिकमेंडेशंस है फैज़ाबाद धरना जजमेंट में, जिसमें कानून साजी की भी रिकमेंडेशन है इंटेलिजेंस एजेंसीज के मैंडेट के ऊपर, उस पे स्टेप्स लिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी चीज होगी। अगर हम सिर्फ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी में फंस जाएंगे तो हम जो एक अपॉर्चुनिटी है कि लार्जर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो सके पाकिस्तान में, वो शायद मिस कर जाए। क्योंकि अगेन आई विल रिपीट, इदारे क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी या किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी जो इंडिविजुअल्स के ऊपर हो उसको बहुत रेजिस्ट करते हैं। तो अगर आपने इस लड़ाई में पड़ जाना है तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी वजह से मजीद जो बाकी अपॉर्चुनिटीज है और रिफॉर्म की या चीज़ों को बेहतर करने की, वो आप मिस कर सकते हैं। बट अभी हम एक्सपेक्टेशंस और विजुअल थिंकिंग की बात करें तो सलीम साफी साहब आप कहिएगा। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि जल्दी उस पर अमल दरामद हो जाएगा, और अगर फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पे उसकी रूह के मुताबिक अमल हो जाता जी, तो आज शायद पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। उसमें जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि सिर्फ जनरल फैज़ की बात नहीं थी, उसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें थी और इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस थी, और वो डायरेक्शंस उन पे अमल दरामद इन बीमारियों का इलाज भी था। देखें, जब तक हम इंटेलिजेंस इदारों के लिए कानून साजी नहीं करते तो ये इस तरह की चीज़ें सामने आती रहेंगी। इलेक्शन में भी ये शिकायत होंगी, इलेक्शन से मुतालिक भी ये एतराज़ात होंगे, इस तरह के वाक़यात भी धरनों के और बाकी चीज़ों के भी सामने आते रहेंगे। पता नहीं क्यों हमारे सियासतदान ये हिम्मत नहीं करते और क्यों वो इंटेलिजेंस इदारों के लिए कानून साजी नहीं करते। जब तक कानून साजी नहीं होती एजेंसियों के लिए, उनके लिए कवायद ज़वाबित नहीं बनते, तो तब तक पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात। अच्छा सर, मैं ज़रा आपसे अपॉर्चुनिटी क्योंकि है तो मैं एक पॉलिटिकल सवाल भी आपसे करना चाहती हूँ। गो कि है तो कानूनी मामला, लेकिन जब फैज़ाबाद केस खुला था
एज इन जब दोबारा से काजी फायजीज़ा साहब आए, ये मामला छिड़ा, उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से, आपको याद होगा, यकीन दहानियाँ वगैरह भी मांगी, तो ये बड़ा कहा जा रहा था कि अब तो निरगा तंग होने लगा है फैज़ हमीद साहब के अगेंस्ट। ये कहा गया कि जी कुछ इस तरह के किरदार, ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट के, जिनके ऊपर शकूक व शुबहात थे पहले भी, उनके ऊपर अब सख्त पॉलिसी होगी। क्या आपको लगता है वो सारा कुछ फिर कहीं ना कहीं नहीं हो रहा, या क्या उस सिलसिले में अपडेट है? मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि फैज़ हमीद साहब ने अगर अपने इंडिविजुअल हैसियत में कुछ गलत किया हो और इदारे से बाहर जाके ज़ाती मामले में कुछ किया हो तो उस पर तो उनकी पकड़ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के जो मारूजी हालात है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम जो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के कहने पे किया हो। मसलन सबसे बड़ा तो इमरान खान का प्रोजेक्ट था और पीटीआई का प्रोजेक्ट था, फिर 2018 के इलेक्शन थे, तो उसमें उनका मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन का फैसला था। और इंस्टीट्यूशन जब आपको अपने हेड की तरफ से इजाज़त हो, वैसे तो टेक्निकली फिर ये भी होता है कि डीजीसी का बॉस डीजीआईएसआई होता है और डीजीआईएसआई का बॉस वज़ीर आज़म होता है, तो फिर तो जाते जाते वो मामला वज़ीर आज़म तक जाते हैं। तो ज़मीनी चीज़ें कुछ और हैं और कागज़ी चीज़ें कुछ और है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबके लिए कानून साजी होनी चाहिए। जब तक वो कानून साजी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किरदारों से को कोई सज़ा मिल जाएगी। उमर? अलीना, मेरा ख्याल है कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पर तो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी करना चाहती है, और जिस तरह ये बात हो रही थी कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि फैज़ाबाद धरना के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उस पर अमल दरामद की जो बात हो रही थी, ये तब ही मुमकिन है कि अगर गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनसे एक क्लियर कट एक टाइम लाइन ले कि आपने कब क्या कराना है, ठीक है। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है, यानी कि उसके बगैर ये एक विशफुल थिंकिंग है जी कि बस सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली जी कि हमने कह दिया है और हम जो है हुकूमत को लान तान करते रहे जी कि हुकूमत ने नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट को संजीदगी तब ही समझी जाएगी, उनसे एक टाइमलाइन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि जो एजेंसीज के हवाले से देखें, ये कितनी कॉमन सेंस की बात है कि मुल्क में अगर कोई काम हो रहा है और हम उसके लिए लेजिस्लेशन नहीं करते तो कौन जिम्मेदार है उसका? ठीक है, हुकूमत जिम्मेदार है, ठीक है, कि वो उसके लिए कानून साजी नहीं करती, एक चीज अनरेगुलेटेड है, ठीक है। अब ये है कि एजेंसीज के हवाले से हम हर टाइम रोते रहते हैं, लेकिन कानून साजी की तरफ उधर क्यों नहीं आते? इस पे कानून साजी बहुत ज्यादा जरूरी है, और लिहाजा इस वजह से भी ये रिपोर्ट पर अमल दरामद होना जरूरी है। ये बातें जो है, ये जनरल फैज ने क्या किया, फलां ने क्या किया, इनसे बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली हमारी जो जीत हो सकती है वो ये है कि हम इससे आगे बढ़े हैं, या कि वही बात कि 1988 में कोई कमीशन बना तो उनकी भी वही रिपोर्ट थी ना, उस टाइम अमल दरामद हुआ, और आज भी हम वही चीजें 2024 में भी वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आगे बढ़ने का जो मयार है वो यही है कि सिफारिशात पर अमल दरामद किस हद तक हुआ। ठीक है जी, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को कर लें, मेरा ख्याल है जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जनरल फैज को क्लीन चिट दे दी, मैं इससे एग्री नहीं करती। आप ये कह सकती है कमीशन को कोई एविडेंस नहीं मिला कि जनरल फैज इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी उन्होंने कोई कानून तोड़ा, लेकिन इस तरह की कमीशन क्लीन चिट देना मेरा ख्याल है ये एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।